अगले दिन ऑड्री अभी भी बिस्तर पर थी जब कैथरीन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। आवाज सुनकर ऑड्री बड़ी मुश्किल से उठी और कमरे से बाहर आई। कैथरीन को बैग के साथ देखकर ऑड्री की आंखें घड़ी की तरफ घूमी और चौड़ी हो गईं। अरे बाप रे, कितनी देर हो गई। कैथी, सॉरी, मैं फिर देर से उठी। वह झुंझलाहट भरे अंदाज में कैथरीन को देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने वाली थी, लेकिन फिर से देर हो गई। कैथरीन जानती थी कि ऑड्री सुबह तक अपने इवेंट से लौटी थी और उसके लिए 7 बजे उठकर नाश्ता बनाना लगभग नामुमकिन था। मैं रेस्तरां में ही खा लूंगी, ऑड्री ने अपराधी भाव से याद दिलाया। ठीक है, लेकिन नाश्ता जरूरी है, यही दिन की नींव है। आखिरकार कैथरीन बाहर खाना खाती थी क्योंकि ऑड्री जल्दी उठ नहीं पाती थी। ठीक है, कैथरीन ने कहा, तुम वापस जाकर सो जाओ, मैं निकल रही हूँ। दरवाज़ा बंद होते ही ऑड्री के चेहरे पर मीठी मुस्कान आई। उसके गालों पर पड़े 2 डिंपल उसे और प्यारा बना रहे थे। शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कितनी क्यूट लग रही है। कैथी आजकल मुझसे थोड़ा ज्यादा बात करने लगी है, ये बहुत अच्छा है। बड़बड़ाते हुए ऑड्री फिर से कमरे में लौट गई और सो गई। उधर कैथरीन जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली, पास से एक गहरी और भारी आवाज आई, गुड मॉर्निंग। वह जानी पहचानी आवाज सुनकर कैथरीन का मूड अच्छा हो गया। उसने नजर उठाए और सामने सूट पहने खड़े आदमी को देखा। काले सूट की सख्ती के बजाय उसका नेवी ब्लू फिटेड सूट उसे और भी जेंटलमैन जैसा बना रहा था। वह आदमी दरवाजे से टिककर खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और चमकती काली आंखें कैथरीन पर टिकी थीं। कैथरीन ने सहज अंदाज में जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। साथ ही उसने हाथ में पकड़ी कार की चाबियां उठाकर उसके सामने हिलाईं। चाबियों की खनखनाहट सुनकर आदमी हंस पड़ा। उसकी छोटी सी लड़की कितनी जिद्दी थी। वह अचानक आगे बढ़ा और दूरी घटा दी। उसकी नज़दीकी से कैथरीन को उसकी सांसों की गर्माहट महसूस हुई। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए लड़खड़ा गई। उस आदमी ने जानबूझकर अपनी आवाज़ और भारी कर ली। उसकी खरखरी आवाज़ और भी मोहक लग रही थी। कैथी, मैंने पैक्सटन से तुम्हारे पसंदीदा पैनकेक बनवाए हैं। यकीन है कि तुम नहीं खाना चाहोगी। ब्रेकफास्ट इज द फाउंडेशन ऑफ द डे, है ना? कैथी, ब्रैंडन ने जानबूझकर आखिरी शब्द लंबा खींचा, जिससे वह और भी इशारापूर्ण लगने लगा। कैथरीन ने अनजाने में हल्की सी आवाज़ निकाली, मम। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कैथरीन को बेहद प्यार से देखते हुए कहा, गुड गर्ल कैथी। चलो। उसने उसका बैग ले लिया और हाथ पकड़कर सीढ़ियों की ओर खींचा। थोड़ी देर बाद कैथरीन को होश आया और उसने मन ही मन ब्रैंडन को कई बार कोसा। ये आदमी बड़ा कमीना है। इसकी सुनने की ताकत कमाल की है। मेरी और ऑड्री की बात भी सुन ली और ऊपर से अपने हैंडसम चेहरे से मुझे फंसाता है। अब तो ये मुझे पटाने में भी माहिर हो गया है। मैं इसके जाल में फंस चुकी हूँ ना, कहना अब बेकार है। ये कितना आकर्षक है। कार में बैठी छोटी लड़की को चुपचाप पैनकेक्स खाते देखकर ब्रैंडन का मूड खिल गया। अब उसके चेहरे पर वह ठंडी और उदासीन झलक नहीं थी, बल्कि आंखों में हल्की सी नाराजगी और गाल फूले हुए थे, जो उसे बेहद प्यारा बना रहे थे। ब्रैंडन का मन किया कि उसे चूम ले। उसे ऐसा लगा मानो उसने कैथरीन का नया रूप खोज लिया हो, और यह सोचकर उसका मूड और भी अच्छा हो गया। उसे यकीन हो गया कि यहाँ शिफ्ट होने का उसका फैसला गलत नहीं था। क्लासरूम पहुँचते ही कैथरीन सीधा रोनन की सीट पर गई। पैनकेक्स खाते वक्त तो उसे अच्छे लगे थे, लेकिन अब कुछ नमकीन से लग रहे थे। रोनन, कॉफ़ी है। बॉस, रोज लिक्यो चलेगा? रोनन ने पूछा। कैथरीन ने हाथ बढ़ाया। रोनन ने उसे गिलास में डालकर दे दिया। उसे जल्दी जल्दी पीते देखकर रोनन पूछ बैठा, बॉस, आपने नाश्ता किया था? कैथरीन ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, पैनकेक्स खाए थे। थोड़े नमकीन लगे। वह आलस से सीट पर टिक गई और रोनन का दिया रोज लिक्यो पीने लगी। उसे रोनन के चेहरे का बदलता भाव नजर ही नहीं आया। रोनन का चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ था। कभी प्यारा और हैंडसम चेहरा अब टेढ़ा हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था।
ब्रैंडन तो डंकन्स का मुखिया था। इतना बड़ा बिजनेस और 1000 काम थे उसके पास। फिर भी उसके पास वक्त था कि बॉस को नाश्ता खिलाने और स्कूल छोड़ने लाने आए। रोनन ने सोचा, क्या ये इतना फुर्सत में है? क्या ये अपने बिजनेस को संभाले बिना परिवार को बर्बाद कर देगा? क्या ये बॉस को तकलीफ देगा? जितना वह सोचता उतना ही उसे ब्रैंडन अविश्वसनीय लगने लगा। उसने मन में ठान लिया कि ब्रैंडन की पूरी जांच करनी पड़ेगी। अगर ब्रैंडन सही ना निकला तो वह बॉस को उससे दूर रहने की सलाह देगा, इवन मौत का जोखिम क्यों न उठाना पड़े। उधर ब्रैंडन कैथरीन को स्कूल छोड़कर सीधा ऑफिस की मीटिंग के लिए निकल गया। डंकन्स के घर से ऑड्री के अपार्टमेंट तक तेज रफ्तार में भी आधा घंटा लगता था। इससे उसका टाइम भी बर्बाद होता और कैथरीन तक ताज़ा नाश्ता भी नहीं पहुंच पाता। कई कोशिशों के बाद ब्रैंडन ने तय किया कि वह उसी कॉलोनी में कैथरीन के सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। इससे उसका टाइम भी बचेगा और वह कैथरीन के साथ ज़्यादा वक्त बिता सकेगा। उस दिन कई पार्टनर कंपनियों के प्रतिनिधि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने उसके ऑफिस आने वाले थे। वह देर नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही कार चली, ब्रैंडन को लगातार 3 बार छींक आई। उसका चेहरा गुस्से से कठोर हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मजबूत शरीर ठंड पकड़ सकता है। छींक की कोई वजह समझ नहीं आई। उसने आगे देखा तो ड्राइवर सीट पर बैठे पैक्सटन ने अचानक भारी दबाव महसूस किया। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। पैक्सटन ने तुरंत मासूमियत जताई, सर, कार कल ही साफ हुई थी। मतलब धूल की वजह से ब्रैंडन को छींक आना मुमकिन नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद पैक्सटन ने धीरे से कहा, क्या हो सकता है कि अभी कोई आपको कोस रहा हो? ये संभव था। सामने से कोई ब्रैंडन की ताकत को चुनौती नहीं दे सकता था, लेकिन पीछे से जरूर। ब्रैंडन का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसकी आंखों की ठंडी नज़र पैक्सटन पर पड़ी, जिससे उसे लगा कि वो कभी भी मर सकता है। पैक्सटन चुप हो गया और दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने पूरी तरह से गाड़ी चलाने पर ध्यान लगा लिया। हाल ही में दिन की आखिरी क्लास को सेल्फ स्टडी क्लास में बदल दिया गया था। जो छात्र परफॉर्मेंस में हिस्सा ले रहे थे, वे प्रैक्टिस रूम में अभ्यास करने चले गए। स्कूल द्वारा सेलिब्रेशन गाला का पैमाना घोषित करने के बाद से ही हर कोई नाम और शोहरत पाने की होड़ में था। ग्रेसन वाली घटना के बाद से कई लड़कियों का कैथरीन के प्रति नजरिया बदल गया था। अब ज्यादा सहपाठी उससे बात करने की हिम्मत करने लगे थे। कैथरीन, तुम्हारी टीम को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई। अगर बाद में जाओगी तो प्रैक्टिस रूम भर जाएगा। कैथरीन ने सिर तक नहीं उठाया और आलसी अंदाज में बोली, मुझे दिलचस्पी नहीं है। सवाल पूछने वाली सहपाठी पहले ही कैथरीन की आदतों की आदी हो चुकी थी, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। वैसे भी कैथरीन जब से क्लास 8 में आई थी, उसका यही रवैया था। शुरू में सबको उसकी यह अदा बुरी लगी थी, लेकिन धीरे धीरे सबने मान लिया कि यही उसकी फितरत है और सब उसकी आदत डाल चुके थे। इसी दौरान लियाना अपनी बेस्ट फ्रेंड जेसिका फ्रीमन के साथ क्लासरूम के दरवाजे तक आई। उसने कैथरीन और उस सहपाठी की बातचीत सुन ली। जैसे ही वे बाहर निकली, जेसिका ने भौहें चढ़ाकर कहा, लियाना, तुम्हारी बहन का रवैया थोड़ा बदतमीजी वाला है। जेसिका अब लियाना की नई बेस्ट फ्रेंड थी, एलिना के बाद। एलिना की तरह जेसिका भी एक अमीर परिवार की लड़की थी। उसके चेहरे पर शालीनता और खूबसूरती झलकती थी। वह बेहद टैलेंटेड थी और उसका स्वॉन डांस दर्शकों को चौंका देता था। दूसरी तरफ लियाना की बातचीत की कला कमाल की थी। बचपन से ही रेचल उसे अलग अलग सोशल एक्टिविटीज में ले जाती थी, इसलिए उसे अमीर घरानों की लड़कियों से दोस्ती करना बखूबी आता था। जेसिका ने कैथरीन का जिक्र छेड़ा तो लियाना ने माफीनुमा अंदाज में धीमे से कहा, जेसिका, बुरा मत मानो। असल में मेरी बहन को दूसरों के साथ घुलना मिलना आता ही नहीं है। बचपन में ग्रैंपा ने उसे गांव भेज दिया था। अभी वह लौटी है, इसलिए शायद अब तक एडजस्ट नहीं कर पाई है। जेसिका ने ठंडी सांस ली और चेहरे पर घृणा के भाव लाते हुए बोली, सही कह रही हो।
अचानक शहर में आकर उसे लगता है कि अब वो कोई साधारण गांव की लड़की नहीं रही, इसीलिए अब घमंडी बन रही है। वे सब एक ही शकल से थीं और जेसिका ने भी स्वॉन्स की कहानी सुन रखी थी। उसकी माँ की रेचल से काफी नजदीकी थी, इसलिए उसने कैथरीन के बारे में सिर्फ बुरी बातें ही सुनी थीं। उसके दिल में कैथरीन के लिए गहरी नफरत थी। लियाना ने लंबी सांस ली लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी बड़ी, नम आंखों में उसकी मजबूरी और दुख साफ झलक रहा था। जेसिका को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लियाना को ढांढस बंधाया। लियाना, मन पर मत लो। भले ही तुम दोनों बहनें हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि तुम ही असली स्वॉन्स की बेटी हो। तुम वह संस्कारी और रईस घराने की लड़की हो जिसे परिवार ने पाला है। वो गांव की लड़की तुमसे कभी टक्कर नहीं ले सकती। मुझे नहीं लगता कि कैथरीन का घमंड ज्यादा दिन चलेगा। चिंता मत करो। लियाना चाहती थी कि बाहर वाले सिर्फ उसे ही पहचाने, सब जाने कि स्वॉन्स की केवल एक ही असली बेटी है और वह है लियाना। लियाना ने शालीनता से सिर हिलाया। जेसिका, तुम ऐसा मत कहो। कैथरीन मेरी बहन है। अगर वह थोड़ी विनम्र हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो सेलिब्रेशन गाला का खिताब जीत ले। अगर वो खुश रहेगी तो मैं कुछ भी करूंगी। जेसिका ने लियाना की तरफ दया से देखा और कैथरीन के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। जो कहती है कि दिलचस्पी नहीं है, वही स्टूडेंट यूनियन गिराने के लिए चाले चली और खुद ऊपर आ गई। ब्रायन को खुश करने में लगी रहती है। इसमें डंकन्स ने भी उसका खूब साथ दिया होगा। सबको यही लगता था कि कैथरीन अकेले वेल्स को नहीं झुका सकती थी। सबका मानना था कि यह सब ब्रायन की मेहरबानी और डंकन्स की ताकत से हुआ। जेसिका को ब्रायन शुरू में पसंद था, लेकिन ये देखकर कि वह कैथरीन के पीछे घूमता है, उसे कैथरीन से नफरत होने लगी। लियाना, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ब्रायन को एक दिन उस गांव की लड़की का असली चेहरा जरूर दिखेगा और वही उसके बुरे दिन की शुरुआत होगी। जेसिका तो कैथरीन का नाम तक लेने से परहेज करती थी। उसके हिसाब से कैथरीन स्वॉन कहलाने लायक ही नहीं थी। लियाना ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों के पीछे ठंडी सख्ती छुपी हुई थी। ब्रायन तो उसके लिए मायने ही नहीं रखता था। असली बात थी ब्रैंडन। उसे ब्रैंडन के सामने कैथरीन का सच उजागर करना था। ब्रायन तो ब्रैंडन के सामने जूनियर था। डंकन परिवार का असली मालिक और सबसे ऊपर खड़ा इंसान था ब्रैंडन। लियाना मान नहीं पा रही थी कि उसके ग्रैंपा इतने पक्षपाती हो सकते हैं। मरने से पहले उन्होंने न सिर्फ सारी संपत्ति कैथरीन को दे दी, बल्कि ब्रैंडन को उसका मंगेतर भी बना दिया। सबसे चिढ़ाने वाली बात ये थी कि डंकन्स ने इस शादी को मान भी लिया। अगर कोई और परिवार होता तो लोग कहते कि उन्होंने स्वॉन्स की संपत्ति के लालच में शादी की है। लेकिन डंकन्स इतने अमीर थे कि स्वॉन्स की दौलत उनकी दौलत के सामने कुछ भी नहीं थी। ये सोचते ही लियाना का गुस्सा और भड़क उठा। जेसिका, चलो पियानो प्रैक्टिस करते हैं। जेसिका ने लियाना के मूड को भांप लिया। कोई भी होता, अगर उसकी ऐसी बहन होती तो परेशान जरूर होता। लियाना, कोई बात नहीं। तुम पियानो इतनी अच्छी तरह बजाती हो कि ओवरऑल चैंपियनशिप तुम्हारी ही होगी। कोई तुम्हारी चमक नहीं चुरा सकता। लियाना ने शालीनता से मुस्कुराकर कहा, जेसिका, तुम्हारा डांस भी कमाल का है। जेसिका ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, मुझे चैंपियनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने सारे फैंस से तुम्हें वोट दिलवाऊंगी। जेसिका पहले से ही काफी मशहूर थी और स्कूल में उसके समर्थकों की अच्छी खासी भीड़ थी। थैंक्स जेसिका, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। लियाना के चेहरे पर पूरी मुस्कान थी, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उस मुस्कान में छुपा बर्फ जैसा ठंडा इरादा साफ झलकता था। यह महत्वाकांक्षी जीत की मुस्कान थी। उधर कैथरीन की नई कंपोज की हुई म्यूजिक को आखिरकार तैयार हो गई। उसने वह रोनन और ब्रायन को भेजी। तुम दोनों को कभी इसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोनन ने मोबाइल हिलाते हुए खुशी जताई। बॉस, चिंता मत करो, जो धुन तुमने बनाई है वैसी पहले कभी नहीं सुनी गई। ब्रायन ने इसको देखा और हैरान रह गया। भले ही उसे म्यूजिक की गहरी समझ नहीं थी,
लेकिन सिर्फ देखकर ही उसने उस गाने की ताकत महसूस कर ली। उसकी धुन तो बेहतरीन थी ही, उसके बोलों में भी गहरा कलात्मक अर्थ था, मानो बादलों के पीछे छुपे किसी महान रहस्य का एहसास। ये धुन रहस्यमय, अजीब और हावी करने वाली थी। ब्रायन ने कैथरीन की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहा, बॉस, ये तुमने कंपोज किया है? कैथरीन के जवाब देने से पहले ही रोनन बोल पड़ा, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर बॉस ने नहीं किया तो और कौन करेगा? पागल हो क्या? ब्रायन ने रोनन की बात मान तो ली, लेकिन यह उसे बुरा भी लगा। वो खड़ा हो गया और रोनन पर घूरते हुए बोला, पागल किसे कह रहे हो? रोनन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने जवाब दिया, पागल तुझे कह रहा हूँ। दोनों फिर से लड़ने ही वाले थे कि कैथरीन उठी और बाहर निकल गई। उसे पक्का यकीन था कि ये दोनों पिछली जिंदगी में भी दुश्मन ही रहे होंगे। कैथरीन के क्लासरूम से निकलते ही उसका फोन फिर से बजा। इस बार नंबर अनजान था, लेकिन उस पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जो बहुत कम देखने को मिलते थे। बस एक नज़र डालते ही उसने कॉल करने वाले को पहचान लिया। उसने सहजता से रिसीव बटन दबाया और फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी कि कॉलर बेहद सतर्क था, यहाँ तक कि कॉल लग जाने पर वह हैरान भी था। वाह, कॉल लग गई। क्या ये शुगर है? कैथरीन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वह गहरी और भारी थी, जैसे किसी पुरुष की धुंधली आवाज़। कोई भी यकीन नहीं करता कि यह आवाज़ इतनी खूबसूरत लड़की की हो सकती है। बोलो, कैथरीन ने एक शब्द कहा, लेकिन उसका लहजा इतना असरदार था कि सामने वाला कांप गया। फ़ोन के उस पार वाला इंसान बेहद उत्साहित लग रहा था, लेकिन खुद को संभाले हुए था। शुगर, ब्लैक मार्केट तुम्हारे हुनर के लिए $100 मिलियन दे रहा है। कुछ टॉप हैकर्स भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। कौन? कैथरीन ने सीधे पूछा। कॉलर बोला, शुगर, यह एक गुमनाम ऑर्डर है। कैथरीन ने भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें ठंडी और डरावनी हो गईं। क्या उन्हें मेरे नियम नहीं पता? फ़ोन पर होते हुए भी सामने वाला इंसान डर से कांप गया। अब उसे यकीन हो गया कि अफवाहें सच हैं, शुगर सचमुच खौफनाक शख्सियत है। कहा जाता था कि यह रहस्यमयी टॉप टियर हैकर, शुगर, न सिर्फ माहिर बल्कि बेहद निर्दयी और निर्मम है। जो कोई उससे टकराने की कोशिश करता, उसके लिए नतीजे बुरे होते। लेकिन वो अपनी बात पूरी करता। इससे पहले ही कैथरीन ने उसे बीच में रोक दिया। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगी। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। बातचीत के बाद कैथरीन थोड़ी बेचैन हो गई। उसके अपने नियम थे, पैसे कमाना ठीक है, लेकिन पैसा साफ स्रोत से आना चाहिए। चाहे कोई भी हो, सामने वाला पहले अपनी पहचान बताए। कैथरीन कभी गुमनाम ऑर्डर स्वीकार नहीं करती थी। जो भी उसके नियम तोड़ने की कोशिश करता, वो खुद अपनी मौत बुलाता। फ़ोन जेब में रखते ही उसने रोनन को अपनी तरफ आते देखा। उसके पीछे ब्रायन था, जो बेहद शांत और ठहरे हुए अंदाज में चल रहा था। ब्रायन बचपन से ही डंकन्स के घर में पला बड़ा था और कार्ल ने उसे अपने बेटे जैसा पाला था। उसमें ब्रैंडन की गंभीरता झलकती थी। रोनन अभी भी नादान और शरारती था, जबकि ब्रायन उससे कहीं ज्यादा परिपक्व था। कैथरीन की ठंडी नज़र ने रोनन को डरा दिया। उसे तुरंत याद आया कि वह फिर गलती कर बैठा है। हर बार ब्रायन उसे छेड़ता तो रोनन गुस्सा संभाल नहीं पाता। कैथरीन को शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन रोनन अपनी आदत छोड़ नहीं पा रहा था। इसलिए उसे सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। बॉस, हमसे गलती हो गई। दोबारा गड़बड़ नहीं करेंगे। कैथरीन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। रोनन पहले हमेशा अपनी बात पर कायम रहता था, लेकिन ब्रायन के साथ रहते ही उसका नियंत्रण टूट जाता। रोनन ने कैथरीन की सख्त नज़र देखी और शर्म से सिर झुका लिया। ब्रायन इसके उलट साफगोई से बोला, बॉस, हमने ये पीस देख लिया है। ये हमारे डुएट के लिए बिल्कुल सही है। मुझे लगता है मैं जल्दी ही इसे मास्टर कर लूँगा। क्यों न हम इसे साथ में रिहर्स करें? कैथरीन ने यह म्यूज़िक पीस इन्हीं दोनों के लिए लिखा था और ब्रायन के हिस्से में खास बदलाव किए थे।
ब्रायन की पिच कंट्रोल तो अच्छी थी, लेकिन उसका रिद्म कई बार बिगड़ जाता था। कैथरीन ने उसके लिए यह एडजस्टमेंट किए थे ताकि यह गाना उसे बिल्कुल सूट करे। कोई जल्दी नहीं, आज रात और प्रैक्टिस करो, कल हम फुल ड्रेस रिहर्सल करेंगे। कैथरीन के जवाब पर ब्रायन ने और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि कैथरीन का फैसला एक बार हो जाए तो बदलता नहीं। कैथरीन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह बड़ी तस्वीर देखती थी। उसकी कुछ बातें पहले अजीब लगती, लेकिन अंत में सही साबित होती। इसलिए ब्रायन हमेशा उसके आदेश मान लेता था। रोनन ने कैथरीन के लहजे में कुछ और मायने महसूस किए। उसने पूछा, बॉस, क्या आज रात कोई प्लान है? रोनन बचपन से कैथरीन के साथ था और उसे सबसे अच्छी तरह समझता था। कैथरीन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने ऑड्री से वादा किया है कि आज रात उसे लेने जाऊंगी। ठीक है, रोनन ने अनमने ढंग से जवाब दिया। उसे अब ऑड्री से जलन होने लगी थी। पहले कैथरीन सिर्फ उसी पर ध्यान देती थी, अब वह अपनी बहन, किसी और आदमी और ब्रायन को भी अहमियत देती थी। रोनन इससे परेशान था। रूफटॉप पर ठंडी हवा चल रही थी। कैथरीन को अचानक किसी की कही बात याद आई, लड़कियों को ठंड में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं। कैथरीन ने एक हाथ से सहारा लेकर प्लेटफॉर्म से छलांग लगाई और शान से नीचे उतर गई। रोनन ने बुदबुदाया, क्या बॉस? अभी मुस्कुराई। ब्रायन ने उसे घूरा, कुछ कहने ही वाला था, लेकिन कैथरीन को उनका झगड़ना पसंद नहीं था, इसलिए चुप रह गया। उसने रोनन को नीची नज़र से देखा और कैथरीन के पीछे चल पड़ा। स्कूल खत्म होने के बाद कैथरीन अपनी मोटरसाइकिल से ऑड्री के शूटिंग सेट पर पहुंची। ऑड्री पिछले दिन से ही बार बार शिकायत कर रही थी कि वे बारबेक्यू खाने नहीं जा पाए। कैथरीन ने वादा किया था कि आज वो उसे लेने आएगी और साथ में बारबेक्यू खाने चलेंगी। जैसे ही कैथरीन ने बाइक पार्क की, उसे पीछे से किसी की निगाहें महसूस हुईं। वह बिल्डिंग में घुसने ही वाली थी कि अचानक उसने दिशा बदल दी और पास की गली की ओर बढ़ गई। उसकी आंखों में ठंडापन था, लेकिन अंदाज बेहद दबंग। गली के सबसे अंधेरे कोने में जाकर वह रुकी। तभी एक तेज हवा चली, लेकिन कैथरीन शांत रही। उसने पलक तक नहीं झपकाए। कोई और होता तो डर से चिल्ला उठता, लेकिन कैथरीन के सामने एक लंबा चौड़ा साया खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी से खौफ साफ झलक रहा था। अगले ही पल वह लंबा आदमी एक घुटने पर झुक गया और सिर झुका लिया। उसने बेहद आज्ञाकारी अंदाज में कैथरीन के सामने घुटने टेके। बॉस, मुझे आपको कुछ रिपोर्ट करना है। बोलो, कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा। इजाज़त मिलने पर जोसेफ ने कहना शुरू किया, बॉस, आज मिस ऑड्री को परेशान किया गया। मैंने उस आदमी की पहचान कर ली है। वह इस ड्रामा के इन्वेस्टर का बेटा है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था और संयोग से मिस ऑड्री से टकरा गया। मिस स्वॉन के एजेंट ने उसे रोक लिया, लेकिन मुझे लगता है वह मामला यहीं नहीं छोड़ेगा। जोसेफ ने संगठन के साथ विश्वासघात किया था, लेकिन कैथरीन ने उसे सजा नहीं दी क्योंकि यह उसने सही वजह से किया था। फिर भी संगठन के नियम सख्त थे। कैथरीन ने उसकी जान तो बख्श दी, लेकिन संगठन में वापस लौटने की इजाज़त नहीं दी। ये नियम था। जोसेफ ने कैथरीन की उदारता को सराहा और उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। कैथरीन ने उसे ऑड्री की सुरक्षा का काम सौंप दिया। ऑड्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी, जहां हर कोने में खतरे छिपे रहते थे। कैथरीन हमेशा उसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने जोसेफ को ये जिम्मेदारी दी। सामान्य तौर पर जोसेफ सामने नहीं आता था, जब तक कि ऑड्री की जान को खतरा न हो। जैसे ही ऑड्री ने कैथरीन को देखा, उसके थके हुए चेहरे पर तुरंत एक प्यारी मुस्कान खिल उठी। कैथी, तुम आ गई। मैंने अभी अभी काम खत्म किया है, ऑड्री ने उत्साहित होकर कहा। ऑड्री की आवाज़ सुनकर सबकी नज़रें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। थोड़ी दूरी पर बैकलाइट में खड़ी एक पतली काली परछाई नजर आ रही थी। पीछे से आती सुनहरी धूप ने उसके पूरे व्यक्तित्व को और भी जगमग बना दिया था। उसने काली कैप पहन रखी थी, जिससे उसका नन्हा सा चेहरा आधा ही दिख रहा था।
अगर ऑड्री की पुकार पर सिर उठाते वक्त उसकी झलक किसी ने न देखी होती तो कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाता कि वह इतनी खूबसूरत है। कैथरीन पहले भी ऑड्री के साथ एक शो में नजर आ चुकी थी, इसलिए कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया और धीमे स्वर में बातें करने लगे। हे भगवान, यह ऑड्री की बहन कैथरीन है। असल में तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने सोचा था वीडियो फिल्टर का कमाल होगा, लेकिन वह सचमुच कमाल की है। हाँ, हम सब एक ही इंडस्ट्री में हैं और जानते हैं मेकअप फिल्टर वाली बातें, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि ऑड्री की बहन बिना मेकअप के भी इतनी शानदार दिखेगी। उसकी त्वचा भी कितनी निखरी हुई है। लोगों की चर्चा के बीच ऑड्री ने जल्दी से अपना सामान समेटा और कैथरीन की तरफ दौड़ी। किम भी उसके पीछे पीछे था। किम की आंखें हमेशा कैथरीन को देखते ही चमक उठती थीं, मगर वह जल्दी ही खुद को संभाल लेता। वह ज्यादा खुलकर जताना नहीं चाहता था। उसके मन में बस यही ख्याल था, अगर कैथरीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखे तो थोड़े से प्रयास में ही वह बड़ी स्टार बन जाएगी। ये सोचकर किम बेहद रोमांचित हुआ, लेकिन कैथरीन की मौजूदगी इतनी प्रभावशाली थी कि उस जैसे अनुभवी इंसान को भी उसके सामने सावधान रहना पड़ता था। कैथरीन ने बस एक नज़र किम पर डाली और समझ गई कि उसे कुछ कहना है। उसने हल्के से सिर हिलाया। किम ने तुरंत बात रखते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी बहन को कल सुबह जल्दी काम पर जाना है। आज रात आप ध्यान रखिए, न शराब और न ज्यादा बारबेक्यू, वरना चेहरा सूजा हुआ दिखेगा। कैमरे पर अच्छा नहीं लगेगा। ऑड्री चिढ़ गई और उसने किम को घूरा। किम, मैं 1 महीने से बिना रुके काम कर रही हूँ। क्या एक रात भी मुझे आराम से खाने नहीं दोगे? किम ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हारा ये जुनून न होता तो मैं तुम्हें बारबेक्यू की इजाज़त भी नहीं देता। तुम तो अब भी हर दिन गार्डन सलाद ही खा रही होती। कैथरीन दीवार से टिककर खड़ी थी और यह नोकझोंक देखकर मुस्कुरा रही थी। किम की बात खत्म होते ही कैथरीन ने शांत स्वर में कहा, क्यों न तुम खुद भी चलो और निगरानी रखो। कैथरीन का ये सुझाव सुनकर किम चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कैथरीन खुद उसे बुलाएगी। उसकी ठंडी और शाही आभा लोगों को दूर रखती थी। किम कुछ समझ पाता इससे पहले ही ऑड्री ने उसका कंधा थपथपाया और हंसते हुए बोली, तो अब इंतजार किस बात का? चलो। किम पास ही रहा और धीरे से ऑड्री से बोला, क्या तुम्हारी बहन सिर्फ औपचारिकता निभा रही थी? ऑड्री ने उसे तिरछी नज़र से देखा और कहा, तुम ज्यादा सोचते हो। मेरी बहन को औपचारिकता की जरूरत है क्या? ये कहकर ऑड्री तेजी से आगे बढ़ गई और किम से दूरी बना ली। उसे हमेशा लगता था कि कैथरीन के सामने किम की अक्ल कम हो जाती है। किम ने ऑड्री की इस बेरुखी से झुंझलाकर उसके जाते हुए कदमों को घूरा और बड़बड़ाया, बहन होने में भला क्या बड़ी बात है? असलियत ये थी कि कैथरीन जैसी बहन होना वाकई बड़ी बात थी। ऑड्री को लगा था कि कैथरीन मोटरसाइकिल से आई होगी, जैसे वह रोज स्कूल आती जाती थी। इसलिए उसने सोचा था कि दोनों अकेले जाएंगे, लेकिन किम साथ आ गया था तो बाइक पर जगह कम पड़ जाती। ऑड्री को उम्मीद थी कि कैथरीन किम की कार में बैठेगी, लेकिन उसकी हैरानी की हद नहीं रही जब उसने देखा कि कैथरीन खुद पुरानी मॉडल की मर्सिडीज चला रही थी। कैथी, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? ऑड्री ने पूछा। कैथरीन ने सिर हिलाया। हाँ, बैठो। ऑड्री और किम कार में बैठ गए। ऑड्री ने पहले से रेस्तरां बुक कर लिया था और रास्ता भी मैप कर रखा था। उसने फ़ोन पर नेविगेशन खोला और कैथरीन की ओर बढ़ाया। कैथी, मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, बस इस रास्ते पर चलो, जल्दी पहुंच जाएंगे। कैथरीन ने हल्की मुस्कान दी और मन ही मन सोचा, ऑड्री सचमुच बहुत ध्यान रखने वाली है। उसने फ़ोन की स्क्रीन देखी, लेकिन हाथ में नहीं लिया। ऑड्री ने भौहें उठाईं। कैथी, तुम्हें नेविगेटर नहीं चाहिए। नोप, कैथरीन ने धीमे स्वर में कहा। किम ने बीच में कहा, कैथरीन को यहाँ की सड़कें ऐसे याद हैं जैसे हाथ की लकीरें। उसे किसी नेविगेशन की जरूरत नहीं। ऑड्री भड़क गई, तुम्हें क्या पता? कैथी ने बस एक बार मैप देखा था और सारे रास्ते याद कर लिए। सबसे बेहतरीन रास्ता भी निकाल लेती है।
किम कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसे कैथरीन का पिछला शो याद आ गया। फिर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। जैसा ऑड्री ने कहा था, कैथरीन ने सबसे तेज रास्ता चुनकर उन्हें सीधे रेस्तरां पहुंचा दिया। गाड़ी से उतरते ही ऑड्री ने उसकी तारीफ की। कैथी, तुम गजब ड्राइव करती हो। पहली बार है कि मैं कार में सो पाई हूँ। तुम्हारी ड्राइविंग कितनी स्मूथ है। कैथरीन ने बस हल्की सी मुस्कान दी और चुप रही। ऑड्री ने जिस रेस्टोरेंट में बुकिंग की थी, वह काफी लोकप्रिय बारबेक्यू जगह थी। भीड़ जरूर थी, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से उन्हें तुरंत सीट मिल गई। बैठते ही ऑड्री को हल्का अपराधबोध हुआ। उसने कैथरीन की ओर देखकर कहा, कैथी, मुझे बस बीच का टेबल ही मिल पाया। प्राइवेट रूम तो 3 महीने पहले ही बुक हो चुके थे। ये रेस्टोरेंट हाल ही में बहुत चर्चित हो गया था। टेबल मिलना ही बड़ी बात थी, लेकिन कैथरीन के लिए यह मायने नहीं रखता था। उसके लिए सिर्फ खाना अच्छा होना काफी था। उसने शांति से कहा, कोई बात नहीं, बस खाना अच्छा होना चाहिए। रेस्टोरेंट जाते समय किम ने ऑड्री से धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे साथ इतनी ठंडी रहती है? कैथरीन की ठंडी शख्सियत देखकर वह लगभग जम ही गया था। उसे ऑड्री की हिम्मत की दाद देनी पड़ी। ऑड्री ने हैरानी से किम को देखा। ठंडी? मुझे तो वह बहुत गर्मजोशी से पेश आई। ऑड्री के लिए कैथरीन का जवाब देना ही उसकी गर्माहट का सबूत था। किम चुपचाप पसीना पोंछते रह गया। अब उसे समझ आ गया था, स्वान बहनें बिल्कुल आम इंसान नहीं हैं। बारबेक्यू गर्मा गर्म था और उसकी खुशबू व रंग दोनों बेहद लुभावने थे। तपती गर्मी में उसकी महक पूरे माहौल में फैल गई थी। यह मोहक सुगंध हर किसी की भूख जगा रही थी। कैथरीन को बारबेक्यू का खास शौक था और उस पल वो बेहद सलीके से उसका आनंद ले रही थी। ऑड्री ने स्वान्स के घर परवरिश पाई थी, इसलिए उसे डाइनिंग टेबल के सभी नियम अच्छी तरह पता थे। लेकिन आज उसके लिए अपनी भूख पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसे सही मायनों में खाना खाए हुए पूरे 3 महीने हो चुके थे। अब जब उसके सामने इतना स्वादिष्ट बारबेक्यू था, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। किम ने ऑड्री की भूख देखकर सिर हिलाया। ऑड्री, तुम इस वक्त की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हो। जरा अपनी इमेज का भी तो ख्याल रखो। ऑड्री ने हाथ हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं अभी इतनी मशहूर नहीं हुई कि हर कोई मुझे पहचान ले। लेकिन उसके मुंह से निकले ये शब्द गलत साबित हो गए। वाह, क्या ये ऑड्री नहीं है? बड़ी स्टार खुद यहाँ। सामने से छेड़ने वाली आवाज आई। उसमें मजाक और तंज भरा हुआ था। ऑड्री ने वो आवाज सुनी और उसे कुछ जानी पहचानी लगी। उसने ऊपर देखा और तुरंत भौहें सिकोड़ ली। बुदबुदाई, फिर वही है। भले ही उसने धीरे कहा था, कैथरीन ने सुन लिया। कैथरीन का दखल देने का इरादा नहीं था, लेकिन ऑड्री की बात ने उसे देखने पर मजबूर कर दिया। सामने 1 से ज्यादा लोग खड़े थे। उनका नेतृत्व कर रहा था एक मोटा आदमी, गोल चेहरे वाला। उसने भड़कीले कपड़े पहन रखे थे जिन पर जगह जगह लोगो प्रिंटेड थे। उसके हावभाव से अहंकार टपक रहा था। उसने अपने हाथ में एक आकर्षक औरत को थाम रखा था, जिसकी ड्रेस कपड़ों से ज्यादा एक कपड़े का टुकड़ा लग रही थी, जो बस नाभि के ऊपर से लेकर कॉलरबोन के नीचे तक को ढक रही थी। उसे देखकर कैथरीन को घिन सी महसूस हुई। बस एक नज़र ने ही उसकी भूख मार दी। सामने रखे बीफ स्लाइस अचानक बेस्वाद लगने लगे। किम ने गौर किया कि नए आए लोग ऑड्री को अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसे अंदाजा हो गया कि मामला गड़बड़ है। वो तुरंत खड़ा हो गया माहौल संभालने के लिए। अरे, ये तो मिस्टर ब्लेटन है। क्या संयोग है, फिर मुलाकात हो रही है। मिस्टर ब्लेटन, इतना अच्छा मौका है, क्यों न आज मुझे आपको दावत देने का मौका मिले। कैथरीन ने मन ही मन दोहराया, मिस्टर ब्लेटन। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसे जोसेफ की कही बात याद आई। मिस्टर ब्लेटन दरअसल एरन ब्लेटन था, जो शहर के पश्चिमी हिस्से में रहने वाले ब्लेटन्स का सबसे छोटा बेटा था। असल में एरन की मां कभी घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि एक रखेल थी। लेकिन वो चालाक औरत ब्लेटन्स के मुखिया की चहेती बन गई और इसी वजह से एरन पर बेपनाह प्यार बरसाया जाता,
यहाँ तक कि असली बड़े बेटे से भी ज्यादा। यही कारण था कि एरन हद से ज्यादा घमंडी हो गया था। ब्लेटन्स का कारोबार मनोरंजन इंडस्ट्री से जुड़ा था और एरन अक्सर अपने रसूख का इस्तेमाल कर अभिनेत्रियों के पीछे पड़ा रहता था। ऑड्री जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, वो दरअसल एरन ने ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रमोट करने के लिए शुरू किया था। लेकिन जब उसने सेट पर पारंपरिक ड्रेस में ऑड्री को देखा तो तुरंत मोहित हो गया। किम की बात सुनकर एरन ने व्यंग्य से हंसी उड़ाई। वो प्लेबॉय जरूर था लेकिन बेवकूफ नहीं। उसे समझ आ गया कि किम उसे टालना चाहता है। उसने किम की ओर इशारा कर हंसते हुए कहा, जरूर, तुम मुझे दावत दो, मैं एहसान करूंगा और साथ बैठ जाऊंगा। उसने सामने रखी कुर्सी खींच ली जिस पर ऑड्री का बैग रखा था। बिना सोचे वो उसी पर धड़ाम से बैठ गया। ऑड्री की आंखें चौड़ी रह गईं। वो बैग उसने अभी हाल ही में खरीदा था, उसका सबसे नया हर्मीज पीस, जिसके लिए उसने लंबे समय तक इंतजार किया था। ऑड्री के चेहरे पर सदमे को देखकर एरन मुस्कुराया और व्यंग्य से बोला, ओह मिस स्वॉन, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती से आपका बैग दब गया। क्यों न मैं आपको उसका मुआवजा दे दूं? अगर एक काफी नहीं है तो मैं 10 दिला दूं। उसका घमंडी रवैया देखकर ऑड्री का मन हुआ कि गर्मा गर्म बारबेक्यू उठाकर उसके सिर पर दे मारे। ऑड्री गुस्से से फटने ही वाली थी कि किम ने चुपचाप उसे रोका। तभी पास बैठी कैथरीन ने टेबल से 2 फोक उठाए। एक हल्की सी आवाज आई और अगले ही पल जिस कुर्सी पर एरन बैठा था वो टूटकर नीचे गिर गई। अचानक गिरने से एरन जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। सभी हैरान रह गए। 3 सेकंड तक सब चुप रहे, फिर ऑड्री अपनी हंसी रोक न पाए। किम भी हंस पड़ा। कैथरीन ने फोक रख दिए और चुपचाप मुस्कुराती रही। एरन के आसपास के लोग, जो आमतौर पर उसकी चापलूसी करते थे, तुरंत उसे उठाने लगे। लेकिन एक बार फिर कुर्सी पर बैठने के बाद उसकी नज़र ऑड्री की खिल्ली उड़ाती मुस्कान पर पड़ी और उसका गुस्सा भड़क उठा। तभी उसने ध्यान दिया कि कोने में बैठी कैथरीन अब तक चुप थी और टोपी से चेहरा ढके हुए थी। जब उसने कैथरीन का चेहरा देखा तो वो एक पल में मोहित हो गया। उसकी आंखों में कैथरीन बेहद खूबसूरत लगी, नाजुक नैन नक्श, बेहतरीन अनुपात और ठंडी पैनी आंखें। गुस्सा गायब हो गया और वो कैथरीन को घूरते हुए मुस्कुराया, वाह, कितनी खूबसूरत लेडी। मैं आपको अब तक कैसे नज़रअंदाज कर गया? मैडम, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? एरन की नज़रें कैथरीन पर टिकी देखकर ऑड्री घबरा गई। उसने तुरंत कैथरीन को अपनी बांह से ढकने की कोशिश की। कैथरीन ने उसकी बांह पर नज़र डाली और हल्की सी मुस्कान दी। ऑड्री इतनी बहादुर थी कि वो कैथरीन को बचाना चाहती थी। ब्लेटन्स का मनोरंजन उद्योग में बड़ा प्रभाव था और ऑड्री उनके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। कैथरीन की सुरक्षा और अपने करियर दोनों के लिए ऑड्री को झुकना पड़ा। उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाकर एरन से कहा, मिस्टर ब्लेटन, आप ठीक तो हैं? वो एरन का ध्यान कैथरीन से हटाना चाहती थी ताकि कैथरीन चुपचाप निकल सके। लेकिन एरन ने ऑड्री को हिकारत से देखा। उसे लगा ऑड्री भी उन औरतों जैसी है जो जानबूझकर ताव दिखाती हैं। हटो सामने से, मुझे इस हसीना से बात करनी है। ऑड्री अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। अगर वो उसे निशाना बनाता तो ठीक था, लेकिन कैथरीन को छेड़ना उसकी हद पार करना था। स्वॉन्स की बेटियां गुस्से वाली मानी जाती थीं, उनकी सीमा लांघना खतरनाक साबित हो सकता था। मिस्टर ब्लेटन, ये मेरी बहन है, कृपया अपनी जुबान संभालिए। लेकिन एरन ने उसकी चेतावनी नज़रअंदाज कर दी। उसने घमंडी मुस्कान के साथ ठुड्डी पर हाथ फेरा और दोनों बहनों को घूरते हुए बोला, ओह, तो तुम दोनों बहनें हो, मुझे ये और भी पसंद आया। फिर मुस्कुराते हुए उसने बेहुदा अंदाज में जोड़ा, खासकर बिस्तर पर। जैसे ही वो शब्द बाहर निकले, ऑड्री और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ऑड्री ने एरन को थप्पड़ मारा। थप्पड़ की तेज आवाज सुनकर सब दंग रह गए और एरन स्तब्ध रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऑड्री इतनी हिम्मत दिखाएगी कि एरन को हाथ तक उठा दे। पास खड़े किम के मन में तो तालियां बजाने का मन हुआ। वो थप्पड़ साफ सुथरा और बेहतरीन था।
ऑड्री के उस वार में कैथरीन की झलक साफ दिखाई दी और सबको यकीन हो गया कि दोनों सचमुच बहनें हैं। लेकिन होश में आते ही किम को एहसास हुआ कि यह बहुत जल्दबाजी थी। उसने चुपचाप कैथरीन की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत थी। किम उसके लिए और भी प्रभावित हुआ। कैथरीन वाकई कमाल की थी। कैथरीन ने ऑड्री की कांपती बांह पर नजर डाली, उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा झलकी। लगता था उसे ऑड्री को सिखाना होगा कि असली मुक्का कैसे मारा जाता है। ये थप्पड़ तो बहुत कमजोर था। आखिरकार एरन को होश आया। उसने दांत पीसते हुए ऑड्री को बेहद खतरनाक नजरों से घूरा। उसने सोचा भी नहीं था कि ऑड्री सचमुच उसे थप्पड़ मारेगी। बिच, मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ऑड्री ने भी डटकर उसकी ओर देखा। उसने कैथरीन को अपने पीछे कर लिया और उसे बचाने का निश्चय किया। एरन, मेरा सरनेम मत भूलो। स्वॉन्स की ताकत ब्लेटन्स से कहीं ज्यादा है। क्या तुम सच में ये लड़ाई बढ़ाना चाहते हो? एरन जानता था कि स्वॉन्स की ताकत ब्लेटन्स से बड़ी है। वे एक ही शकल में थे और उसका जोनाथन से भी उठना बैठना था। उसने ऑड्री को हिकारत भरी हंसी दी और ऊंची आवाज में बोला, हा हा, स्वॉन्स। उसने अपनी छोटी आंखें घुमाईं और बोला, स्वॉन्स भले ही ताकतवर हों, लेकिन तुम स्वॉन्स में हो कौन? मैं ब्लेटन्स का वारिस हूँ। मेरे पापा मुझे सिर पर बिठाते हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और तुम्हें तो स्वॉन्स ने ही निकाल फेंका है। तुम्हारी हैसियत क्या है? ऑड्री का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसके पीछे खड़ी कैथरीन ने ठंडी नजरों से एरन को घूरा। लगता था अब एरन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैथरीन कुछ करने ही वाली थी कि तभी किसी ने बीच में टोक दिया, अरे, यहाँ क्या हो रहा है? एक तेज और साफ पुरुष आवाज ने माहौल तोड़ दिया। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गईं। एक शार्प सूट पहने हैंडसम सा आदमी अंदर आया। कैथरीन ने उसे देखा और उसे कुछ जाना पहचाना लगा। वहीं एरन का चेहरा देखकर हैरानी से बदल गया। ज़ैकरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ज़ैकरी लुइस उस बारबेक्यू रेस्टोरेंट का मालिक था। वो भी एक अमीर परिवार से था, मगर ब्लेटन्स से अलग तरह का। लुइस परिवार का अंडरवर्ल्ड से गहरा संबंध था, इसलिए एरन हमेशा ज़ैकरी को इज्जत से बुलाता था। ज़ैकरी ने गंभीरता से पूछा, एरन, यहाँ क्या तमाशा कर रहे हो? लेकिन ज़ैकरी का सवाल सुनकर एरन और भी अकड़ गया। उसने कहा, ज़ैकरी, इन दोनों लड़कियों ने मुझ पर हाथ उठाया। आज ज़ैकरी ने स्वॉन्स की दोनों बहनों पर नजर डाली। कैथरीन पर उसकी नजर रुक गई। उसने तुरंत एरन को बीच में रोका और कैथरीन से मुखातिब हुआ, मिस स्वॉन, आप भी आज यहाँ डाइनिंग कर रही हैं? कैथरीन ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा और हल्की सी उलझन से भौहें चढ़ाईं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर ज़ैकरी ने तुरंत कहा, मिस स्वॉन, पिछली बार मिस्टर लैम्बर्ट और मिस्टर लेन की मीटिंग में भी मैं मौजूद था। कैथरीन को अब याद आया कि वो क्यों जाना पहचाना लग रहा था। ज़ैकरी हालात तुरंत समझ गया। लुइस और ब्लेटन्स का करीबी लेन देन था, इसलिए उसे एरन की इज्जत बचानी थी। उसने पैर उठाकर जोर से एरन की जांघ पर मारा और डांटकर बोला, नालायक, इन्हें नाराज कर दिया तूने। तुरंत माफी मांग। एरन हैरान रह गया। ब्लेटन्स का वारिस होते हुए उसे हमेशा मनमानी की आदत थी, लेकिन आज दिन में उसे दूसरी बार थप्पड़ जैसी बेइज्जती झेलनी पड़ी, और इस बार वो जवाब भी नहीं दे सकता था। ज़ैकरी ने सख्त लहजे में बिना कारण सुने बार बार माफी मांगने को कहा। एरन के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अनमने ढंग से माफी मांगी। फिर ज़ैकरी ने ऑड्री को एक शॉपिंग कार्ड थमाया, मिस स्वॉन, ये सीसाइड मॉल का कार्ड है। इसे आपके बैग का मुआवजा समझ लीजिए। उम्मीद है आप एरन को माफ कर देंगी। ऑड्री ने कैथरीन की ओर देखा। उसे कार्ड पहचान में आ गया। इतने से कई बैग खरीदे जा सकते थे। सिर्फ ऑड्री ही नहीं, सबकी नज़रें कैथरीन पर टिक गईं। ऑड्री समझ गई कि ज़ैकरी कैथरीन और ब्रैंडन के रिश्ते से वाकिफ है, इसलिए वो एरन को माफी मांगने पर अड़ा रहा। ऑड्री नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कैथरीन और ब्रैंडन के बीच कोई मसला बने। उसने धीरे से कहा, कैथी, क्यों न यहीं खत्म कर दें? कैथरीन को कोई एतराज नहीं था।
ऑड्री आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, इसलिए उसने ज़ैकरी की इज्जत रखते हुए हामी भर दी। ज़ैकरी ने आभार जताया और एरन को साथ लेकर निकल गया। रास्ते में एरन अब भी भुना भुनाता रहा। ज़ैकरी, तुमने मुझे क्यों मजबूर किया उन दोनों लड़कियों से माफ़ी मांगने के लिए? क्या हमें उनसे डरना चाहिए? एरन की बातें सुनकर ज़ैकरी ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, इस बारे में मत सोचो। बस याद रखना, उन दोनों बहनों से कभी पंगा मत लेना, समझे? असल में ज़ैकरी भी खुश नहीं था। वो उन लड़कियों से नहीं डरता था, बल्कि उस आदमी से डरता था जो कैथरीन के पीछे खड़ा था। कैथरीन ब्रैंडन की खास थी। ब्रैंडन उसे हर सोशल गैदरिंग में ले जाता था। ट्रस्टन तक उसे इज्जत देता था। वो कोई मामूली इंसान नहीं थी। कैथरीन शायद डंकन परिवार की भावी मालकिन बन सकती थी। कासिया में डंकन को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। ज़ैकरी ने मन ही मन सोचा, जो भी मिस्टर डंकन की औरत को छुएगा, वो भारी मुसीबत मोल लेगा। उसने एरन से कहा, जाओ, मौज करो, मुझे काम है। ज़ैकरी असल में किसी काम से आया था, झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। ज़ैकरी के जाते ही एरन और चिढ़ गया। तभी उसके एक चमचे ने फुसफुसाकर कहा, मिस्टर ब्लेटन, उनसे सीधे नहीं उलझ सकते, लेकिन गुस्सा उतारने के लिए कुछ तोड़-फोड़ क्यों ना कर दें? एरन की आंखें चमक उठीं। उसने उस आदमी के गाल पर हल्की थपकी दी और बोला, आइडिया बुरा नहीं है। इस अचानक हुए हंगामे की वजह से कैथरीन का बारबेक्यू खाने का मन ही खराब हो गया। किम और ऑड्री का भी। इसलिए तीनों ने घर लौटने का फैसला किया। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो देखा कि बाहर कुछ लोग गाड़ियों से खेल रहे थे। एक आदमी अपनी कार से बार बार एक काली कार को टक्कर मार रहा था। ऑड्री ने तुरंत पहचान लिया और चौंक कर बोली, ओ गॉड, कैथी, ये क्या तुम्हारी फ्रेंड की कार नहीं है? ऑड्री को लगा कैथरीन ने अपनी फ्रेंड से कार ली होगी, क्योंकि पुरानी मर्सिडीज उसकी स्टाइल से मेल नहीं खाती थी। कैथरीन ने एक नज़र डाली और पक्का कर लिया कि वो उसकी ही कार थी। कार की खिड़की से उसने साफ देखा, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि एरन था। उनके आते ही एरन शान से गाड़ी से उतरा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। स्वान्स की बहनों को देखते हुए उसने अकड़कर ठुड्डी ऊपर की और बोला, हाँ, ये कार मैंने ही तोड़ी है, मुआवजा दूंगा, और बात खत्म। उसने जेब से एक कार्ड निकाला और कैथरीन के सामने फेंक दिया। इस कार्ड में $1 मिलियन हैं, बिना पासवर्ड के। डार्लिंग, ये तुम्हारी पुरानी मर्सिडीज से कहीं ज्यादा कीमत रखता है। एरन वाकई बेहद दुस्साहसी था और घमंडी भी। कैथरीन अपनी जिंदगी में कई घमंडी लोगों से मिल चुकी थी और अब वो उत्सुक थी कि एरन आखिर कब तक इस घमंड को बनाए रख सकता है। कैथरीन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके लेदर बूट्स ने बेपरवाही से उस बैंक कार्ड पर कदम रख दिया जिसे एरन ने जमीन पर फेंका था। कैथरीन ने मन ही मन सोचा, घमंडी है ना, तो देख लेते हैं मुझसे ज्यादा कौन घमंडी है। एरन ने तिरछी नज़र से कैथरीन को देखा और उसकी दबंग उपस्थिति को महसूस किया। कैथरीन की आग जैसी परंतु बर्फ सी ठंडी शख्सियत ने उसका ध्यान खींच लिया। एरन ने ताना मारा, क्या $1 मिलियन कम है? डार्लिंग, तुम्हारी भूख तो बड़ी है। इतने में तुम्हारी 3 पुरानी कार आ जाएंगी। मैं 3 गुना मुआवजा दे रहा हूँ, तुम्हें संतोष करना चाहिए। कैथरीन ठंडी हंसी हंसी। भीड़ के बीच उसकी आवाज़ साफ और धारदार थी। उसकी आंखों में तिरस्कार और दबंगई चमक रही थी। उसने कहा, अरे, इस कार में दरवाजे पर छोटा सा शीशा नहीं है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं, तो कोई हैरानी से एक दूसरे को देखने लगा। किम ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, ओ माय गॉड, सच में दरवाजे पर छोटा शीशा नहीं है। ऑड्री हैरान रह गई। उसने पूछा, इसका मतलब क्या है? छोटा शीशा नहीं है, तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। किम ने ऑड्री को घूरा और कहा, ऑड्री, तुम्हारा स्वान्स परिवार कासिया के 4 सबसे बड़े अमीर घरानों में से है और तुम्हें ये भी नहीं पता। मेबाक ही वो कार है जिसमें दरवाजे पर छोटा शीशा नहीं होता, समझी? ऑड्री बेपरवाह रही और बोली, मुझे कोई क्यों बताएगा कारों के बारे में? हाँ,
स्वॉन्स अमीर हैं, पर मुझे कभी कहा नहीं गया कि मुझे कारों का ज्ञान होना चाहिए। किम ने हार मान ली। उसी समय एरन भी चौंक गया। उसके ग्रुप में कुछ कारों के शौकीन लोग थे। उनमें से एक ने कैथरीन की कार ध्यान से देखी और असहज होकर कहा, मिस्टर ब्लेटन, ये सच में मेबाक है। पीछे लिमिटेड एडिशन का सिंबल भी है। मेबाक दुनिया की सबसे लग्जरी कारों में से थी। इसका सिंबल मर्सिडीज से मिलता जुलता होने के कारण अक्सर इसे पुराना मर्सिडीज समझ लिया जाता था। फर्क जानने का सबसे आसान तरीका था दरवाजे पर छोटे शीशे से। एस क्लास मर्सिडीज में ये छोटा शीशा होता है, जबकि मेबाक में नहीं। और मेबाक को दुनिया भर के टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स की पसंद कहा जाता था। कैथरीन ने हाथ बांधकर ठंडी नज़र से एरन को देखा। उसकी आंखों की चमक देखकर एरन का चेहरा उतर गया। फिर भी वह खुद को संभालते हुए बोला, नॉट बैड। अपने डैड की कार लेकर घूम रही हो। मैं मार्केट वैल्यू नहीं जानता, इसका फायदा उठाती हो। ये कार 4-5 मिलियन की होगी। मैं 3 मिलियन दूंगा, काफ़ी है। उसने जेब से पैसे निकालने का नाटक किया। मन ही मन एरन का कलेजा फट रहा था, पर वह इसे ऐसे दिखा रहा था मानो बस डैड से एडवांस लेकर नई कार लेने जा रहा हो। कैथरीन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने उंगली उठाकर सीधा एरन के माथे पर टिकाए। ट्रिपल कॉम्पेंसेशन। मिस्टर ब्लेटन, थोड़ी देर पहले बड़े कॉन्फिडेंट थे आप। अब क्या अदा नहीं कर सकते? एरन बुरी तरह असहज हो गया। उसकी उम्मीद नहीं थी कि कैथरीन सचमुच 3 गुना मांग लेगी। शर्मिंदगी और गुस्से के बावजूद वह शांत बनने का ढोंग करता रहा। तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। ये कार सेकेंड हैंड मार्केट में 1 मिलियन से ज्यादा की नहीं होगी। इसी बीच ज़करी वहां आ पहुंचा। उसने भौहें चढ़ाकर एरन को डांटा। एरन, तुम्हें मैंने मिस स्वॉन का सम्मान करने को कहा था या नहीं? कैथरीन ने ज़करी से कहा, ज़करी, मिस्टर ब्लेटन ने मेरी कार को टक्कर मारी है। उन्होंने कहा था 3 गुना मुआवजा देंगे। क्या आप बता सकते हैं कितना होगा? ज़करी ने गाड़ी गौर से देखी और उसकी भौहें तन गईं। उसे याद आया कि पूरे देश में ऐसी गाड़ियां 3 से भी कम हैं और उनमें से एक ब्रांडन की थी। ज़करी ने दांत पीसते हुए एरन को घूरा और कहा, तूने गड़बड़ कर दी है। अपने पिता को कॉल कर और उनसे निपटने दे। एरन बिफर पड़ा, ज़करी, पापा को क्यों परेशान करना? अगर 3 मिलियन कम है तो 5 दे देता हूँ। समझ लो किसी महंगी औरत के साथ वक्त गुजारा है। ज़करी समझ गया कि एरन पूरी तरह मूर्ख है। उसने ब्लेटन से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। एरन, तुझे कुछ पता नहीं, ये टॉप ऑफ द लाइन मेबाक है। इसकी कीमत कम से कम $30 मिलियन से शुरू होती है। अगर 3 गुना मुआवजा देना है तो 100 मिलियन देने होंगे। कर पाओगे? एरन हक्का बक्का रह गया। वॉट, 100 मिलियन? उसने कैथरीन की ओर अविश्वास से देखा। अब उसे समझ आया कि कैथरीन इतनी शांत क्यों थी। ज़करी ने फौरन एरन के पिता जेमसन को बुलाया। 10 मिनट बाद जेमसन पहुंचा। ज़करी ने उसे कैथरीन और डंकन्स के रिश्ते की याद दिलाई। जेमसन तुरंत कैथरीन के पास पहुंचा और कहा, मिस स्वॉन, आपसे मिलकर खुशी हुई। कैथरीन ने उसे घूरा तक नहीं। जेमसन ने मजबूरी में सीधा चेहरा बनाए रखा और अपने सचिव से एक चेक दिलवाया। मिस स्वॉन, ये $10 मिलियन हैं। मेरे बेटे की ओर से मुआवजा समझिए। आगे भी अच्छे रिश्ते बने रहें। कैथरीन ने ठंडी निगाह से जेमसन को देखा। मन ही मन सोचा, बाप बेटा दोनों घटिया हैं। उसने चेक लिया, थोड़ी देर हाथ में उछाला और फिर मुस्कुराते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके चेहरे पर लापरवाही थी, पर उसकी बातें हड्डियों तक ठंडी कर देने वाली। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। जेमसन का चेहरा तमतमा गया। सबके सामने अपमानित होना उसकी सहन शक्ति के बाहर था। उसने दांत पीसते हुए पूछा, मिस स्वॉन, तो फिर आपको चाहिए क्या? कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काले बाजार में 10 मिलियन में एक जान खरीदी जाती है। तुम्हारा बेटा मुझ पर 100 मिलियन का कर्जदार है। मैं उसकी 2 टांगे ले लूं, क्या ये नाइंसाफी है? उसका खूबसूरत चेहरा मुस्कान से सजा था,
लेकिन आंखों में खूनी इरादा साफ चमक रहा था। उसकी धमकी ने सबकी रूह कांप दी। जेमसन ने कैथरीन की ओर हैरानी से देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र की लड़की इतनी हिम्मत दिखा सकती है और उनके परिवार की हैसियत को अनदेखा कर सकती है। हालांकि कैथरीन का ब्रैंडन से रिश्ता अच्छा था, लेकिन आखिर वह सिर्फ एक औरत थी। जेमसन को यकीन नहीं था कि ब्रैंडन एक औरत की वजह से ब्लेटन्स के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जेमसन ने पैनी नजरों से कैथरीन को घूरा। उसकी आवाज में धमकी साफ झलक रही थी। मिस स्वॉन, मैं मानता हूं कि मसलों को शांति से सुलझाना बेहतर होता है। तुम्हें ये समझना चाहिए। कैथरीन ने चुनौती भरी नजरों से जेमसन को देखा। उसका अंदाज बेशक लापरवाह था, पर उसकी मौजूदगी दबाव डालने वाली थी। उसने उन्हें काफी वक्त दिया था, पर लगता था कि ये लोग खुद मुसीबत मोल लेना चाहते थे। तो तुम इस लड़के को बचाना चाहते हो? कैथरीन के खूबसूरत चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बोली, अपने बेटे की टांगे बचाने के लिए पूरे ब्लेटन्स को ढाल बना रहे हो? जेमसन, तुम बिजनेस में सच में चालाक हो। उसके शब्दों में भरी व्यंग्य की धार जेमसन से छिपी नहीं रही। मिस स्वॉन, जेमसन ने ठंडी आवाज में कहा, ज्यादा लापरवाह मत बनो। चाहे तुम डंकन्स की मिस्ट्रेस भी बन जाओ, ब्लेटन्स को गिराना आसान नहीं होगा। अगर हमें चुनौती दोगी, तो मैं तुमसे डरूंगा नहीं। दोनों ही घमंडी थे। माहौल और भारी होता जा रहा था। ऑड्री को चिंता हुई कि कैथरीन खतरे में पड़ सकती है। आखिर वह जेमसन जैसे बड़े आदमी से टकरा रही थी। ऑड्री ने धीरे से कैथरीन की बांह खींचकर उसे शांत होने का इशारा किया। जेमसन ने ये हरकत देखी और उसकी आंखों में नफरत की झलक चमकी। मिस स्वॉन, कभी कभी अपने आसपास वालों की बात मान लेना गलत नहीं होता। जेमसन हमेशा से डंकन से जुड़ना चाहता था। अगर $10 मिलियन देकर यह मसला सुलझ सकता था, तो वह तैयार था। उसे पता था उसका बेटा कितना सिरदर्द था, वरना ज़ैकरी उसे यहाँ बुलाता ही क्यों। ब्रैंडन की कार का नुकसान पैसों का बड़ा मसला था, पर बेटे के मामले में जेमसन के लिए पैसे गौण थे। ऑड्री चाहती थी कि कैथरीन पीछे हट जाए, लेकिन कैथरीन इतनी नर्मदिल नहीं थी। एरन ने बार बार उसे उकसाया था, अब उसके लिए सज़ा ज़रूरी थी। मिस्टर ब्लेटन, अब जब आपने ब्लेटन ग्रुप का नाम दांव पर लगा दिया है, तो उसके नतीजों का मज़ा भी लीजिए। कैथरीन ने हल्की मुस्कान के साथ जेमसन की ओर देखा और ऑड्री को इशारा किया। चलो। लोग हैरान रह गए। अभी तक कैथरीन बेहद घमंडी नजर आ रही थी और अब इतनी आसानी से मामला खत्म कर रही थी। जेमसन को भी कुछ गड़बड़ लगी। कैथरीन की आंखों में उसने कुछ अजीब देखा, जिसे वह समझ नहीं पाया। ऑड्री को लगा कि कैथरीन ने मामला छोड़ दिया है। उसे एरन से नफरत थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कैथरीन और मुसीबत में फंसे। फिर भी उसे कार के नुकसान का अफसोस था। एरन अपनी जीत पर फूला नहीं समा रहा था। उसने ज़ैकरी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, ज़ैकरी, देखा, कितना आसान था इसे सुलझाना। ज़ैकरी चुप रहा। उसने कैथरीन के चेहरे का आखिरी भाव देखा था, वह उसकी रूह तक कांप गया। तभी माहौल को एक तेज रिंगटोन ने तोड़ दिया। सबने देखा कि जेमसन का फोन बज रहा था। उसने कॉल रिसीव की और अगले ही पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वॉट? इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया? ये कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद जेमसन के सेक्रेटरी का फोन भी बज उठा। उसने जैसे ही कॉल उठाई, उसका चेहरा और भी मुरझा गया। क्या पूरी कोऑपरेशन कैंसल? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हमने किसी को नाराज किया है? लोगों ने हैरानी से देखा कि ब्लेटन्स जैसी बड़ी फैमिली के मुखिया का चेहरा सार्वजनिक रूप से इतना घबराया हुआ था। इससे साबित था कि मामला वाकई गंभीर था। सेक्रेटरी सबसे पहले स्थिति को समझ गया। उसने जेमसन से कुछ नहीं कहा, बल्कि कैथरीन की ओर बढ़ा। मिस स्वॉन, कृपया ठहरिए। कैथरीन ने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। अगर मरना नहीं चाहते, तो रास्ता छोड़ दो। उसकी हल्की आवाज में ऐसा दबाव था कि रूह कांप उठे। सेक्रेटरी डर से पीछे हट गया। अब समझ आया कि उन्होंने कैथरीन को कमाका था। जेमसन ने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया।
वे कैथरीन का रास्ता रोकने के लिए दौड़े। कैथरीन शांत खड़ी रही। तभी अंधेरे से एक काली आकृति उभरी। कुछ ही सेकंड में दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। सिर्फ 1 मिनट में जेमसन के चारों बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े कराह रहे थे। बीच में खड़ा शख्स बेदाग खड़ा था। लोग उसे देखकर डर गए। ऑड्री घबरा गई और कैथरीन को पीछे खींचना चाही, लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा नज़ारा देखा कि दंग रह गई। वो शख्स कैथरीन के सामने घुटनों के बल झुक गया। पूरे सम्मान के साथ उसने सिर झुका लिया। बॉस, सारा कचरा साफ कर दिया है। वह जोसेफ था। वह परछाइयों में छुपा ऑड्री की सुरक्षा कर रहा था। कैथरीन के इशारे मिलते ही उसने सब निपटा दिया। जोसेफ की कैथरीन के प्रति श्रद्धा देख सबके होश उड़ गए। जेमसन स्तब्ध था। उसके बॉडीगार्ड्स पूर्व सैनिक और भाड़े के लड़ाकों में गिने जाते थे, लेकिन जोसेफ ने अकेले उन्हें पल भर में हरा दिया। यह उसकी असाधारण क्षमता का सबूत था। लोग कैथरीन की पहचान को लेकर सोच में पड़ गए। आखिर उसके साथ इतना ताकतवर प्रोटेक्टर क्यों है? क्या विसेंटे ने उसे भेजा है? जेमसन ने तुरंत रुख बदलते हुए कहा, मिस स्वॉन, मुझे पहले स्थिति का अंदाजा नहीं था। मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं भरपाई करने को तैयार हूँ। क्या मैं आपको $100 मिलियन ऑफर कर सकता हूँ? कैथरीन का चेहरा बिना किसी भाव के था। उसने आलस भरे अंदाज में, ठंडी और नीची आवाज में कहा, मुझे पैसों की कमी नहीं है। वैसे भी, क्या तुमने पहले ही अपने बेटे को बचाने का फैसला नहीं कर लिया? जेमसन को आखिरकार कैथरीन की असली ताकत समझ आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कैथरीन इतनी शक्ति रखती है कि कुछ ही मिनटों में ब्लेटन ग्रुप की मेहनत से जुटाई गई फाइनेंसम को ध्वस्त कर सकती है। ब्लेटन ग्रुप के कई बड़े प्रोजेक्ट पार्टनर्स ने जेमसन को फ़ोन करके कहा कि वे सहयोग रद्द करना चाहते हैं। अगर यह सब सच में हो गया तो ब्लेटन ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। कैथरीन ने ब्लेटन ग्रुप की गर्दन पकड़ रखी थी और कभी भी उसे गिरा सकती थी। जेमसन घबरा गया। उसका घमंडी चेहरा ठंडे पसीने से भीग गया। मिस स्वॉन, जरा और बात कर लेते हैं। कैथरीन ने उसकी ओर देखा तक नहीं और जाने लगी। जेमसन उसका रास्ता रोकना चाहता था, पर जोसेफ की एक नज़र ने ही उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जेमसन ने मन ही मन सोचा, ये आदमी खेलने वाला नहीं है। चालाक सेक्रेटरी ने तुरंत जेमसन को इशारा किया। जेमसन ने फौरन प्रतिक्रिया देते हुए एरन को जोरदार लात मारी। अवाक खड़े एरन संतुलन खोकर कैथरीन के सामने घुटनों पर गिर पड़ा। कैथरीन रुक गई। जेमसन आगे बढ़ा और एरन को थप्पड़ मारते हुए कैथरीन से माफ़ी मांगने लगा। मिस स्वॉन, कृपया हमें एक और मौका दीजिए। एरन को भी अब हालात की गंभीरता समझ आ गई थी। उसने चुपचाप अपने पिता के थप्पड़ खाए। जिंदगी में पहली बार उसने अपने पिता को इतना गिड़गिड़ाते देखा था। उसे लगा कि माफ़ी काफ़ी नहीं है, तो उसने ज़ैकरी से भी मदद मांगी। ज़ैकरी, तुम्हारा मिस स्वॉन से अच्छा रिश्ता है न? मेरे लिए थोड़ा बोल दो, सब ठीक हो सकता है न? ज़ैकरी के दिल में घृणा उमड़ आई। उसने मन ही मन सोचा, अभी तक मुझे दखल देने वाला कह रहे थे, अब मदद की भीख मांग रहे हो। क्या तुम सोचते हो सब तुम्हारी सेवा के लिए बने हैं? ज़ैकरी शुक्रगुजार था कि उसने कैथरीन के खिलाफ हाथ नहीं मिलाया, वरना लुइसस भी बुरी तरह फंस जाते। और अब जब उसने ब्लेटन्स से नाता तोड़ ही लिया था, तो मदद करना नामुमकिन था। उसने मजबूरी में जेमसन की ओर देखा और विनम्रता से बोला, मिस्टर ब्लेटन, माफ़ कीजिए, मैं मिस स्वॉन को ज़्यादा नहीं जानता और उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। जेमसन समझ गया कि एरन की बातों से ज़ैकरी नाराज़ हो चुका था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और कैथरीन से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगता रहा। भीड़ का ध्यान ब्लेटन्स पर ही टिका रहा। किसी ने नहीं देखा कि पास की अंधेरी जगह में 3 लोग सब देख रहे थे। अगर जोसेफ ने पहले कदम नहीं उठाया होता तो पैक्सटन दौड़ पड़ता। ज़ैकरी ने कैथरीन की जानकारी ट्रस्टन को दी थी और उसने तुरंत ब्रैंडन को सूचित कर दिया था। तीनों तेजी से पहुंचे और उन्होंने वही दृश्य देखा जब जेमसन ने कैथरीन पर बॉडीगार्ड्स छोड़ दिए थे। पैक्सटन कुछ करने ही वाला था कि अचानक जोसेफ सामने आ गया।
जोसेफ का चेहरा देखकर ट्रस्टन ने याद करने की कोशिश की और आश्चर्य से बोला, अरे, ये तो वही आदमी है जिसे कैथरीन ने चाम्बा में संभाला था। तो ये कैथरीन के लोग हैं। वाकई काफी ताकतवर है। वह ब्रैंडन की तारीफ की उम्मीद से उसकी ओर देखने लगा, पर ब्रैंडन ने ठंडी, निर्दयी नजर डाली और ट्रस्टन चुप हो गया। पैक्सटन ने धीरे से पूछा, सर, हमें अभी जाना चाहिए। ब्रैंडन की नजरें कैथरीन पर टिकी रहीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पैक्सटन समझ गया कि ब्रैंडन का वहां जाने का इरादा नहीं है, इसलिए वह चुपचाप अंधेरे में खड़ा रहा। इधर कैथरीन ने आखिर जेमसन की गिड़गिड़ाहट का जवाब दिया। उसने नीचे झुककर ठंडी आवाज में पूछा, पछता रहे हो? बात करना चाहते हो? जेमसन ने तुरंत सिर हिलाया। धन्यवाद, मिस स्वॉन। बस कोई भी शर्त बता दीजिए। जब तक ब्लेटिंग ग्रुप बच जाए, मैं मान जाऊंगा। ठीक है, कैथरीन ने सहजता से कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखें ठंडी और कठोर थीं। शर्त बहुत आसान है। पहले तो 2 टांगे थीं, अब 2 टांगे और 1 हाथ। जेमसन जम गया। उसकी आंखें फैल गईं। कैथरीन फिर भी मुस्कराई, जैसे कोई एहसान कर रही हो। मैं तो घाटे में रहूंगी, सिर्फ तुम्हारा बायां हाथ लूंगी। एरन घबराकर भागना चाहता था, लेकिन जेमसन ने उसे पकड़ लिया। वो फूट कर रोने लगा। फादर, मैं आपका सबसे प्यारा बेटा हूँ। क्या आप मुझे यूं ही कुर्बान कर देंगे? मैं अपाहिज नहीं होना चाहता। उसके आंसू और नाक बहते हुए चेहरा दयनीय लग रहा था। जेमसन का दिल टूट गया। एरन सच कह रहा था, वो उसका सबसे कीमती बेटा था। पर अगर ब्लेटिंग ग्रुप डूब गया, तो सब कुछ छिन जाएगा और दुश्मन उन पर टूट पड़ेंगे। सेक्रेटरी ने पास आकर धीरे से कहा, मिस्टर ब्लेटन, कभी कभी निर्णायक होना पड़ता है। जेमसन की आंखों में क्रूरता चमकी। उसने दांत भींचकर एरन को कैथरीन के सामने धकेल दिया। उम्मीद है आप अपने वादे पर कायम रहेंगी। कैथरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ठंडी नजरों से कांपते हुए एरन को देखा। एरन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोसेफ ने उसे जकड़ लिया। कैथरीन ने ऑड्री की ओर इशारा किया कि वह सजा दे, पर ऑड्री डरकर पीछे हट गई। किम भी कांप रहा था। अब उसे समझ आया कि कैथरीन का पहले का बर्ताव कितना नर्म था। ऑड्री को डरते देखकर कैथरीन ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। उसने सोचा, अगर वह गंदगी में हाथ नहीं डालना चाहती, तो मैं खुद कर लूंगी। जिसने मेरी बहन को छुआ, उसे कीमत चुकानी होगी। कैथरीन कार का ट्रंक खोला। अंदर चमकते हुए गोल्फ क्लब्स रखे थे। उसने एक क्लब निकाला और हल्के से घुमाकर देखा। वह क्लब को जमीन पर घसीटती हुई एरन की ओर बढ़ी। उसकी चाल ऐसे थी मानो खेल के मैदान में जा रही हो, लेकिन एरन उसकी आंखें देखकर लगभग डर से पेशाब करने ही वाला था। उसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। उसने सोचा। गोल्फ क्लब चांदनी में तलवार की तरह चमक रहा था। कैथरीन ने हवा में लहराया और अचानक बीच में ही रोक दिया। एरन ने सिर हिलाते हुए दयनीय स्वर में कहा, कृपया मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। कैथरीन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सुना है तुम्हें वेश्याएं पसंद हैं और साधारण लड़कियां तुम्हें पसंद नहीं आती, है न? चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आह! एरन की दर्द भरी चीख गूंज उठी जब गोल्फ क्लब उस पर आकर पड़ा। जो लोग इस दृश्य के गवाह बने, उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे चादर जैसे सफेद पड़ गए। उन्होंने पहले कभी किसी लड़की को इतना निर्दयी और निर्णायक नहीं देखा था। उस दिलकश खूबसूरत चेहरे पर उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं। होंठों के कोने पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई, धुंधली सी, मानो अवास्तविक हो। जब वह चुपचाप बैठी थी, तो बर्फीले पहाड़ की चोटी पर खिले पवित्र फूल जैसी लग रही थी, एकाकी और ठंडी। उसकी चकाचौंध कर देने वाली सुंदरता और ठंडा, दूर का व्यवहार लोगों के लिए उसके पास आना मुश्किल बना देता था। इसके विपरीत, जैसे ही उसने हरकत की, उसके चेहरे का भाव नहीं बदला, पर उसकी आभा इतनी भयावह हो गई मानो स्वयं शैतान धरती पर उतर आया हो। उसने सिर्फ 3 वार किए, सीधे एरन की दोनों टांगों और एक हाथ पर। हर वार पिछले से तेज और अधिक ताकतवर था।
एरन की निराशाजनक चीखें पूरे माहौल में गूंज उठीं। आधे घंटे पहले तक घमंडी और उद्दंड मिस्टर ब्लेटन अब कटने वाले मांस की तरह बेबस पड़ा था। कैथरीन की मार के बाद दर्द से बेहाल होकर वह बेहोश हो गया। जेमसन कुछ बेहतर था, कम से कम वह बेहोश नहीं हुआ, लेकिन उसके पसीने से तर चेहरे और लाल आंखों से साफ झलक रहा था कि वह अपनी भावनाओं और गुस्से को कितनी मुश्किल से दबा रहा है। कैथरीन ने गोल्फ क्लब घुमाया और किनारे खड़ी हो गई। जोसेफ आदरपूर्वक आगे आया और उसके सामने साफ सफ़ेद रुमाल पेश किया। कैथरीन ने अनायास गोल्फ क्लब जोसेफ को थमा दिया और सहजता से रुमाल लेकर हाथ पोंछे, मानो कोई शालीन और गरिमामय रानी हो। जेमसन की हालत खराब थी, इसलिए उसका सचिव पहल करते हुए कैथरीन के पास पहुंचा और बात करने की कोशिश की। पूरा घटनाक्रम देखकर अब वहां मौजूद कोई भी कैथरीन को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी मनमोहक आभा ने सबको दबा दिया। मिस स्वॉन, ब्लेटन ग्रुप के बारे में क्या मैं पूछ सकता हूँ? कैथरीन को बिना सुने ही पता था कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। उसने आलस भरी निगाह से सचिव को देखा। सिर्फ एक नज़र ने ही सचिव को दबाव का एहसास करा दिया, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कैथरीन चुप रही। बगल में खड़े जोसेफ ने पहल की और कहा, चूंकि आप लोगों ने सौदे पर सहमति जताई है, तो हम स्वाभाविक रूप से ब्लेटन ग्रुप का पीछा नहीं करेंगे। जहां तक आपकी अपनी गलत फैसलों से हुए नुकसान का सवाल है, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद उठानी होगी। जोसेफ के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके मुंह से निकले ठंडे और निर्दयी शब्द इतने सोच समझकर बोले हुए लगे कि लोग डर जाएं। जेमसन का सचिव कांप उठा और अंदर ही अंदर अपने बॉस के लिए पछतावा महसूस करने लगा। शायद अगर उन्होंने अभी $100 मिलियन का भुगतान ईमानदारी से कर दिया होता, तो हालात ऐसे न होते। सिर्फ 10 मिनट में ब्लेटन ग्रुप की बाजार मूल्य से कम $1 बिलियन उड़ गए। इतना ही नहीं, एरन अपनी दोनों टांगें और एक हाथ भी खो बैठा। आखिरकार ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने घमंड और अज्ञानता में ऐसे व्यक्ति से टक्कर ली जिससे टकराना उनकी औकात में नहीं था। जेमसन ने अपने बेटे को ले जाने का इंतजाम किया और खून से भरी आंखों से कैथरीन को घूरने लगा। कैथरीन कुछ नहीं बोली, वो वहीं खड़ी रही, ठंडी और गहरी निगाहों के साथ। उसे पता था कि जेमसन उससे नफरत करता है। उसने उसके बेटे को अपंग बना दिया था। जेमसन कभी उसे नहीं छोड़ेगा। मौका मिलते ही वह कैथरीन को एरन से भी बुरा हाल कर देगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या जेमसन को कभी वह मौका मिलेगा? कैथरीन देखना चाहती थी कि वह इतना सक्षम है भी या नहीं। उसने सिर उठाया और 3 आदमियों को अपनी ओर आते देखा। उसकी नज़र सीधा बीच में खड़े आदमी पर पड़ी, जो इतनी जल्दी में आया था कि उसने अपना कोट तक नहीं पहना था। काले स्लिम फिट शर्ट में उसका लंबा, छरहरा शरीर पूरी तरह निखर रहा था। जैसे ही कैथरीन ने नज़र घुमाई, वह आदमी पहले से ही उसके सामने खड़ा था। वह मन ही मन बुदबुदाई, लंबी टांगें हमेशा फायदे की होती हैं, दूसरों से तेज चलते हैं। ब्रैंडन कैथरीन के पास आकर हल्का झुका और उसके छोटे से हाथ को थाम लिया। उसकी घनी भौहें हल्की सिकुड़ी और खूबसूरत चेहरे पर चिंता झलकी। उसने धीमी, चुंबकीय आवाज में पूछा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? कैथरीन काफी देर से ठंडी हवा में खड़ी थी, इसलिए उसके हाथ स्वाभाविक रूप से ठंडे थे। उसने सिर उठाया और साफ आंखों से उसकी ओर देखा। मैंने ठीक से कपड़े पहने हैं, ठंड ज्यादा नहीं लग रही। आदमी संतुष्ट नहीं था, चाहे उसने कपड़े पहने हों, लेकिन इतनी देर हवा में खड़े रहने पर ठंड लगनी ही थी। उसने कैथरीन का हाथ पकड़ा और जेमसन की ओर मुड़ा, जो अब भी घूर रहा था। जेमसन की आंखों में घृणा और हत्या की आग जल रही थी। उसके दिमाग में बदले की तस्वीरें घूम रही थीं। वो उसी पल कैथरीन को मार देना चाहता था, लेकिन ब्रैंडन की अचानक सीधी नज़र से वह चौंक गया और समय पर अपनी निगाहें नहीं हटा सका। ब्रैंडन का चेहरा गहरा पड़ गया और उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकलने लगी। उसकी गहरी, बर्फीली आंखों में अहंकार और खतरनाक दबदबा झलक रहा था, जैसे उसने जेमसन का गला पकड़ लिया हो। मिस्टर ब्लेटन, मेरी औरत ने हद पार की और आपको तकलीफ दी।
ब्रैंडन की बात सुनकर जेमसन सख्त हो गया। उसका चेहरा और भी भद्दा हो गया और लाल आंखों में निराशा भर आई। वह घबराकर बोला, मिस्टर डंकन, ऐसा मत कहिए। गलती मेरे बेटे की है, उसने मिस स्वॉन को नाराज किया। मिस्टर डंकन, हमें माफ कर दीजिए। ये सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी, ब्रैंडन ने हल्की आवाज में दोहराया, आंखों में अजीब सी चुटकी लेते हुए। तो गलतफहमी ही सही। मेरी औरत काफी डरपोक है, मिस्टर ब्लेटन। बेहतर होगा कि आप उसे डराएं मत। अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहिए। डरपोक? मजाक कर रहे हैं क्या? जिसने बिना हिचकिचाहट मेरे बेटे की टांगें तोड़ दी, अगर वह डरपोक है तो साहसी किसे कहेंगे? नंगे हाथों से शेर से लड़ने वाले को। जेमसन मन ही मन बुरी तरह चिढ़ गया। कासिया में डंकन परिवार का कोई मुकाबला नहीं था। वहां कारोबार करना हो तो सबसे पहले उनसे टकराना नहीं चाहिए। जेमसन इतना बेवकूफ नहीं था कि ब्रैंडन से लड़ाई करे। ये तो पत्थर से अंडा तोड़ने जैसा होता। उसे पता था कि ब्रैंडन ने उसके विचार पढ़ लिए हैं। डंकन परिवार की ताकत इतनी थी कि अगर भविष्य में उसने ऐसी सोच भी रखी तो ब्लेटन परिवार को कासिया से मिटा देंगे। जेमसन ने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी और अपनी सोच को त्याग दिया। मिस्टर डंकन, ये सब एक गलतफहमी है। ब्रैंडन ने अब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और कैथरीन को लेकर चला गया। उसे ठीक ठीक नहीं पता था कि आज रात क्या हुआ, लेकिन इतना जानता था कि ब्लेटन परिवार का कासिया में कारोबार अब खत्म हो चुका था। ब्रैंडन की बातें बहुत से लोगों ने सुनी थीं। कल तक ये खबर पूरे शहर में फैल जाएगी, और तब कौन ब्लेटन परिवार से कारोबार करने की हिम्मत करेगा? इस बार एरन ने सचमुच अपने परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत ला दी थी।